अगर मैं आपको बताऊं कि जापान में ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको गायब होने में मदद करती हैं, अपनी लाइफ को फिर से एक नई आइडेंटिटी के साथ शुरू करने का मौका। तो चलिए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूं जापान के जोहात्सु कल्चर से। एक ऐसा कल्चर जहां पे लोग अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करते हैं, अपने घर परिवार को पीछे छोड़कर एक नई आइडेंटिटी से लाइफ को स्टार्ट करते हैं। जापान में हर साल लगभग 80,000 लोग गायब हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बाद में मिल जाते हैं या घर वापस आ जाते हैं, लेकिन हजारों लोग ऐसे होते हैं जो बस गायब हो जाते हैं, लॉस्ट इनटू थिन एयर। इन्हें जोहात्सु कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इवेपोरेटेड। जापान के डेटा प्रोटेक्शन लॉस काफी स्ट्रिक्ट हैं, जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं और मिसिंग पर्सन को ट्रैक करना मुश्किल बना देते हैं, इवन फॉर फैमिली मेंबर्स। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, आखिर लोग गायब होना ही क्यों चाहते हैं? क्यों अपने घर परिवार को पीछे छोड़कर एक नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं? जापानीज कल्चर में एक कॉन्सेप्ट होता है शिकेंते का, जिसका मतलब होता है कि सोसाइटी में लोग अपीयरेंस या मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ प्राइड और ऑनर लोगों का सब कुछ होता है और शेम एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। जोहात्सु कल्चर के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिजनेस फेल होना या फैमिली को अच्छे से संभाल ना पाना। ये सब कुछ अक्सर मर्दों के लिए इमैस्कुलेटिंग फील होता है। इससे शेम फील करना एक कॉमन रीजन बन सकता है, क्योंकि ये उनके सेल्फ एस्टीम और ऑनर को अफेक्ट करता है। फैमिली ट्रबल्स भी एक बड़ा रीजन होता है। फैमिली के वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन इतने हाई हो जाते हैं कि कुछ लोग इन सर्विसेज का सहारा लेकर गायब हो जाना प्रेफर करते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो फैमिली के स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतर रहा है, तो ये प्रेशर इतना बढ़ा देता है कि वो घर से भागने का फैसला कर लेते हैं। बीमारी के मामले में कुछ जापानीज को लगता है कि उनकी डिजीज उनकी फैमिली के लिए एक बर्डन बन जाएगी। इस फीलिंग से वो इतना डिस्ट्रेस हो जाते हैं कि वो गायब होने का डिसीजन ले लेते हैं, ताकि अपनी फैमिली को ज्यादा परेशानी ना दे पाएं। डोमेस्टिक वायलेंस एक मेजर रीजन है कि आजकल ज्यादातर औरतें डिसअपीयरिंग सर्विसेज की तरफ देखती हैं। जब कोई औरत अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर इतना परेशान होती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो वो इन सर्विसेज का सहारा ले लेती है। ऐसे कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से शेम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को भी फेस नहीं कर पाते हैं। इन्हीं चीजों के चलते योनगे या का जन्म हुआ। योनगे या का लिटरल मतलब है फ्लाई बाय नाइट शॉप्स, यानी एक मिनट में ये है और अगले मिनट में नहीं है। ये हुडीनी सर्विसेज बेसिकली वही बिजनेस मॉडल था जो यूज किया जाता था उन लोगों को गायब करने के लिए जो नहीं चाहते थे कि उन्हें ढूंढा जाए। पहले ये लोन शार्क से बचने में मदद करती थी, लेकिन आजकल इनका काम ज्यादा नोबल है। अब इनके ज्यादातर क्लाइंट्स डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम होते हैं, जो कि कहीं और जाने का रास्ता नहीं देखते और इसीलिए भागकर निकल जाते हैं। योनगे या ट्रेडिशनल मूविंग एजेंसीज से काफी डिफरेंट होती हैं। ये आपकी नेक्स्ट रेसिडेंस के लिए सब कुछ तैयार कर देते हैं। वो गवर्नमेंट एजेंसीज में अप्लाई करते हैं ताकि आपका नया एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फो प्राइवेट रहे। आपके बच्चों के स्कूल और नर्सरी के पेपर वर्क भी अरेंज कर देते हैं। और तो और आपकी एस्केप को बड़े ही ध्यान से प्लान करते हैं ताकि सब कुछ पूरी सीक्रेसी में हो। एस्केप के दिन इनकी टीम आपके घर पर तब आती है जब आपका अब्यूसिव स्पाउस घर पर नहीं होता है। फिर वो तेजी से आपके सारे बिलोंगिंग्स को पैक कर लेती है और आपको आपके बच्चों के साथ नई जगह पर ले जाती है। लेकिन सर्विसेज यहीं खत्म नहीं होती हैं। वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं कि कैसे छुपे रहें, और अगर सेपरेशन या डिवोर्स के पेपर वर्क की जरूरत होती है तो उसमें भी मदद करते हैं। तो ये तो थी इनकी वर्किंग। अब आता है दूसरा सवाल, क्या आज के 21वीं सदी में गायब होना इतना आसान है? तो शॉर्ट आंसर ये है कि हाँ, जापान में ये पॉसिबल है। पुलिस जोहात्सु को नहीं ढूंढती, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से गायब हुए हैं तो उन्हें ढूंढने का कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको उन्हें ढूंढना है तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन जापान में प्राइवेसी लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इसका मतलब है कि आपका पर्सनल डेटा पुलिस को भी एक्सेस नहीं होता जब तक आपने कोई क्राइम ना किया हो। ये एक्सेस इवन आफ्टर डेथ के बाद भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज और बैंक्स किसी भी क्लाइंट का डेटा किसी भी सिचुएशन में, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को भी नहीं देते हैं। इसीलिए पर्सनल इन्वेस्टिगेटर के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि वो कहाँ जाएं और क्या ढूंढ सकता है।
जापान में पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और पर्सनल फ्रीडम का मतलब है कि एक इंसान को जाना है तो वो जा सकता है, वापस आ सकता है या ना आए अगर उसकी मर्जी है। जापान में जब लोग गायब हो जाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है जोहात्सु। ये थोड़ी अजीब सी लगने वाली बिजनेस को जापान की सोसाइटी में एक नोबल जगह मिल गई है, क्योंकि ये मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस से सफर कर रही औरतों को मदद करने के लिए यूज होता है। योनगे यहाँ का बिजनेस जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जापान में गवर्नमेंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है। मतलब ये है कि कोई अपनी जिंदगी को गायब होने के तौर पे जीना चाहता है तो पुलिस आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देगी, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। फ्लाई बाय नाइट कंपनीज आपकी प्राइवेसी कंसर्न्स को पूरा हैंडल करते हैं जो भी उनकी सर्विसेज को लेने आता है। ये लोग इतना ही नहीं, आपके करंट लाइफ से एग्जिट का प्लान और आपके डिसअपीयर होने के बाद आप कैसे मैनेज कर रहे हैं उसका फॉलो अप भी करते हैं। आपके बच्चों को स्कूल में एनरोल करने में मदद करते हैं और डिवोर्स प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं ताकि आपको अपने पास स्पाउस से फेस ना करना पड़े। पहले के टाइम में ये टर्म उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था जो अपनी अनहैप्पी मैरिज से भागना चाहते थे, पर 90s का लॉस्ट डेकेड पीरियड ने जोहात्सु और सुसाइड की घटनाओं को काफी बढ़ाया, क्योंकि बहुत से सैलरीमैन अपनी नौकरियों से निकाल दिए गए थे या कर्ज में थे। ये समय उन लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग दौर था जहां भागकर छुपना उनके लिए एक आखिरी रास्ता बन गया था। ये कल्चर अब बाकी की कंट्रीज में भी देखा जा सकता है, जैसे कि यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, लेकिन ये जापान में शायद ज्यादा प्रिवेलेंट है। जापान की मिसिंग पर्सन सर्च सपोर्ट एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो जोहात्सु के परिवारों की मदद करती है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हजारों लोग गुम हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसका असर उन परिवारों पे पड़ता है जो अपनी लव्ड वंस की तलाश में हैं। जोहात्सु कहाँ जाते हैं कुछ भी पता नहीं। टोक्यो में एक जगह है सैन्या, जो पहले हजारों डेली लेबरर्स का घर था, अब जोहात्सु के लिए छुपने का एक स्थल बन गया है। इसी तरह ओसाका का कमागासाकी भी एक ऐसा नेबरहुड है जहां बिना आईडी के रहना मुमकिन है, इसीलिए ये जगह भी काफी लोगों का हाइड आउट है। ये जगहें उन लोगों को एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस देती है जो अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है जोहात्सु कल्चर के बारे में? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।